जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक जिसमें क्लास 6 का भूगोल पढ़ेंगे, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इससे पहले चैप्टर 1 सौरमंडल हम पढ़ चुके हैं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपका भी ड्रीम है सिविल सेवा में जाने की तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी को बिल्कुल फ्री में कवर कराया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है ग्लोब क्या है। तो ग्लोब जो है वो पृथ्वी का छोटा एवं वास्तविक रूप है। दूसरा, अक्ष क्या होता है। तो अक्ष को समझिए कि ग्लोब में एक सुई को दिखाया जाता है। अगर आप ग्लोब देखे हो तो उसमें आप देखेंगे ग्लोब में एक सुई दिखाया जाता है झुकी हुई अवस्था में, जो कि बताता है कि वास्तविक रूप में हमारी पृथ्वी जो है सीधी नहीं बल्कि कुछ झुकी हुई है, तो वो अक्ष बताती है। अब ये अक्ष जिस दो बिंदुओं से होकर गुजरती है उसे हम उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। आगे विषुवत रेखा क्या होता है। तो ये पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश पे गुजरेगी, और ये पृथ्वी के दो भागों में बांटती है। पृथ्वी को बिल्कुल दो भागों में बांटती है, जिसे ऊपर का आधा भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अक्षांश क्या होता है। तो अक्षांश एवं देशांतर दोनों समझ लीजिए। अक्षांश एवं देशांतर दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अक्षांश जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर खींचा जाता है, ये बिल्कुल ऐसे खींचा जाता है इधर से जाकर, और देशांतर जो है वो उत्तर से दक्षिण खींचा जाता है। अब आगे देखिए उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश क्या होता है। तो जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित अक्षांश है उसे उत्तरी अक्षांश, और जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अक्षांश है उसे दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ग्लोब और मानचित्र में कई बार हमें दिशा निर्धारण में दिक्कतें आती है, इसको हम लोग यहाँ समझ सकेंगे। देखिए ग्लोब या जो मानचित्र होगा इसमें हमेशा को याद रखिएगा कि ऊपर की ओर कौन सा दिशा होता है, उत्तर जिसे नॉर्थ भी बोलते हैं, और दक्षिण हमेशा नीचे की ओर होता है। फिर से ऊपर की ओर हमेशा उत्तर होगा, दक्षिण हमेशा नीचे होगा। उसके बाद राइट साइड में जो है वो पूरब होता है और लेफ्ट साइड में पश्चिम होता है। तो ये आप दिशा को याद रखिएगा, जिससे आपको मैप या ग्लोब में कोई स्थान को ढूंढने में मदद मिलेगी। आगे देखिए कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। आगे हम इमेज की सहायता से दिखाएंगे कि कहाँ पे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा है। फिलहाल यहाँ देखिए कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, वही उत्तरी गोलार्ध का ऊपर का हिस्सा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो है उसको मकर रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश में स्थित होती है। ये तीनों क्वेश्चन जो है वो बहुत बार कंपिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितना होता है, 181 यानी 181 होता है। दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। अक्षांश वही जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींचते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश, और इसके दो अक्षांश के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, जो कहाँ से गुजरती है, रांची से होते हुए गुजरती है, यानी रांची को छूती है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है उसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका में यानी साउथ अफ्रीका में एक जगह है लिम्पोपो, वहाँ से गुजरती है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि मकर रेखा किस शहर से होकर गुजरती है। तो लिम्पोपो जो कि साउथ अफ्रीका में एक जगह है, और कर्क रेखा रांची से होकर गुजरती है जो झारखंड में है। आगे देखिए जो उत्तरी गोलार्ध होता है, बताए थे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो है वो हमारे पृथ्वी को या ग्लोब को दो भागों में बांटता है। तो उसके ऊपर वाला हिस्सा को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो जो उत्तरी हिस्सा है उसमें जो 66.5 डिग्री है, उस 66.5 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त। और जो दक्षिण का हिस्सा है तो 66.5 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश है उसको हम लोग दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त कहते हैं। कटिबंध क्या होता है। तो दो अक्षांश के बीच के भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, कटिबंध बोलेंगे, लेकिन दो देशांतर के बीच के भाग को क्या बोलेंगे, गोर। तो ये इंपॉर्टेंट शब्दावली है जिसको आप याद रखिएगा कि दो अक्षांश के बीच के भाग को कटिबंध और दो देशांतर के बीच के भाग को गोर कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध मकर और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और उसके बाद आता है शीत कटिबंध, ये ध्रुवीय क्षेत्र जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, इन ध्रुवीय क्षेत्र को हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। आगे देखिए जलवायु निर्धारण में अक्षांश रेखाओं का उपयोग होता है। याद रखिएगा जलवायु निर्धारण में कौन सी रेखाओं का उपयोग होता है, तो अक्षांश रेखाओं का उपयोग होता है। प्रमुख याम्योत्तर या ग्रीनविच रेखा जो है वो 0 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। प्रमुख याम्योत्तर
या ग्रीनविच रेखा जो है वो कितने डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा 0 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। 1884 में अमेरिका की राजधानी जो वाशिंगटन डीसी थी वहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बैठक बुलाया गया और इस बैठक में यह तय किया गया कि ब्रिटेन का जो जगह है ग्रीनविच, यहाँ से जो देशांतर गुजरेगी इसे हम लोग प्रमुख याम्योत्तर रेखा मानेंगे, यानी यही अंतर्राष्ट्रीय मानक समय तिथि रेखा होगी। ये तय कर लिया गया कब? 1884 में। और ये कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से। ठीक है। अब कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना होता है? 360। और अभी हम लोगों ने देखा कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो 181। इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। ग्रिड क्या है? तो ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को हम लोग ग्रिड कहते हैं। ग्लोब पर देश का कैसा निर्धारण होगा? तो याद रखिए ग्लोब में अगर हम देश को ढूंढना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अक्षांश और उसका देशांतर दोनों मालूम होना चाहिए। जहां पे ये अक्षांश और देशांतर काटेंगे वहीं पे हम लोग पॉइंट आउट करेंगे कि यहीं पे वो देश अवस्थित है। तो ग्लोब पर देश को ढूंढने में ये अक्षांश और देशांतर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अगर रांची को ढूंढना हो तो रांची के लिए आपको ये याद रखना होगा कि 23.5 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये दोनों रेखा को, जहां ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटेंगे वही अवस्थिति होगी कहाँ की? रांची की। नेक्स्ट देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के इन राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें गुजरात आता है, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत के किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। यह एक शॉर्टकट ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। तो जिस ट्रिक का भी उपयोग आप कर सकते हैं, इस ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। देखिए मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, राज से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो ये इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है भारत में गुजरती है। आगे देखेंगे भारत का मानक याम्योत्तर। अब भारत का जो मानक याम्योत्तर है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो अब ये जो भारत का मानक याम्योत्तर है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर ये भारत का मानक याम्योत्तर रेखा गुजरती है। आगे देखिए देशांतर और समय। तो ग्रीनविच के पूर्व स्थित देशों में समय सदैव आगे होता है और पश्चिम स्थित देशों में सदैव पीछे। यानी ग्रीनविच से जो भी देशांतर आगे की ओर है वहां पे अवस्थित समय हमेशा ग्रीनविच से आगे रहेगा और जो ग्रीनविच से देशांतर में पीछे है वो उसका समय हमेशा ग्रीनविच से पीछे चलेगा। जैसे भारत का मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये जो कि ग्रीनविच है उससे 82.5 डिग्री आगे है। तो आप पाएंगे कि 82.5 डिग्री आगे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आगे होने के कारण भारत का जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है। यानी ग्रीनविच से भारत का समय जो है वो कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। तो भारत का जो मानक देशांतर है वो ग्रीनविच के पूरब में 82.5 डिग्री देशांतर आगे है। तो 82.5 डिग्री देशांतर आगे है तो भारत का जो समय होगा वो ग्रीनविच से या ग्रीनविच पर अवस्थित देशों से कितना घंटा आगे का चलेगा? तो 5.5 घंटा। ठीक है। तो 5.5 घंटा समय जो है वो ग्रीनविच से या लंदन से बोलिए तो भारत का समय आगे है। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखिए, अगर लंदन में सुबह 7 बज रहा हो तो भारत में कितना होगा? तो इसमें 5.5 घंटा आप ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 12:30 बजे, यानी दोपहर का 12:30 बजेगा। और अगर भारत में सुबह का 10 बज रहा हो तो लंदन में कितना बजेगा? तो यहाँ 5.5 घंटा जोड़ने की जरूरत नहीं है बल्कि घटाने की। क्यों? क्योंकि यहाँ भारत का दे दिया और लंदन का पूछा है तो लंदन पीछे ना होगा, तो इसमें हम लोग 5.5 घटा देंगे। तो 10 बज रहा है अगर भारत में तो लंदन में भोर का 4:30 बजेगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो किस जगह से होकर गुजरती है? तो बेरिंग जल संधि एवं प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि एवं प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। आगे आइए, भारत का मानक समय जो 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व की ओर पूर्व देशांतर है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। याद रखिएगा ये जो भारत का मानक समय है वो एक शहर को टच करती है जिसका नाम है मिर्जापुर और ये यूपी में पड़ता है।
भारत के पूर्वी एवं पश्चिम भाग के देशांतर में लगभग 30 डिग्री का अंतर है और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 120 मिनट। यानी भारत का जो पूर्वी और पश्चिमी राज्य हैं उनके बीच में 2 घंटा का गैप हो जाता था, 2 घंटा का समय जो है वो डिफरेंस हो जाता था। तो इसी के कारण पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच समय का संतुलन बना रहे, इसलिए दोनों के बिल्कुल बीचों बीच 82.5 डिग्री जो भारत का मानक समय रेखा है उसको खींचा गया। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसलिए गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के मान में, स्थानीय मान में 2 घंटा का अंतर आ जाता था, तो इसलिए ग्रीनविच रेखा खींचा गया था। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाएँ, कुछ भी नॉलेज आपको इससे मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और कमेंट जरूर करें कि इसमें क्या कमी रह गई, ताकि मैं उस कमियों को सुधार कर आपके पास बेहतर कंटेंट या बेहतर वीडियो ला सकूं। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।